है अपने पास अमोनिया, CO2, H2O और NaCl को केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं NaCO3। ठीक है भैया, इसका नेचर होता है माइल्ड बेसिक, मतलब थोड़ा बेसिक होता है, तभी तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, हम यूज कर रहे होते हैं इसको अपने एज अ एंटासिड। ठीक है, चलो साथ में बन जाता है अमोनियम क्लोराइड भी। अब ये पूरा जो होता है ना, ऐसा नहीं कि इन सबको मिला दोगे तो बन जाएगा, एक्चुअल में इसको पूरे केमिकल प्रोसेस के थ्रू कराना पड़ता है, तब जाके ये बनता है। हाँ बहुत सही, मौका मिला नहीं, हम शुरू हो गए। ठीक है चलो जस्ट अ मिनट। ओके, तो अपने पास क्या होता है कि इन सबको कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू पास कराया जाता है, तभी जाकर अपने पास ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। अब बात ये आती है कि भैया कौन सा केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो उस केमिकल प्रोसेस को ध्यान दो, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, NaCO3 बन गया। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। अब अपने को पता है कि भैया NaCO3 जो है इसको बोलते हैं अपन क्या, तो इसका नाम क्या क्या है देखो ध्यान दो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, अब भैया इसके यूजेस क्या क्या है, तो देखो भैया ये पहले तो ये बनता कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो ये बनता कैसे है वो ध्यान दो। हाँ वहां रख दीजिए, साइड में रख दीजिए ना। हाँ ठीक है, तो ये बनता कैसे है, तो इसका पूरा ये प्रोसेस है। ठीक है, कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि भैया इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो पहले ध्यान दो कि इसको एज अ बेकिंग पाउडर ट्रीट, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कैसे, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में क्या किया जाता है, एडिबल एसिड को मिला दिया जाता है। NaCO3 बेकिंग सोडा, एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इनका यूज करते हैं। क्यों मिलाते हैं बेकिंग पाउडर में, तो हमको पता है कि ये बेक कर रहे, देखो ये बेक, ये वर्ड पे जाओ, ये बेक। ठीक है, बेक करना, हमें पता है कि बिस्किट विस्किट जो बनाते हैं उसको बेक करके बनाया जाता है, केक भी बेक करके बनाते हैं। तो बेकिंग प्रोडक्ट जितने भी होते हैं बेक करके जो बनाया जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है। बट पॉइंट ये आता है कि इसका यूज करते क्यों है, इसलिए करते हैं क्योंकि जब इसको हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो रिलीज होता है CO2, और CO2 क्या होता है ना, होल्स में ट्रैप हो जाता है, और ट्रैपिंग होने की वजह से वो खाने को क्या बनाता है, फ्लफी बना देता है। और फ्लफी हमको चाहिए होता है, केक तो यार ऐसा तो है ना कि रोटी जैसा सॉलिड चाहिए, फ्लफी चाहिए। तो ये CO2 जो रिलीज होता है इसके वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समस्या क्या है, समस्या ये है कि भैया ये जो चीज बनी है ये कड़वा टेस्ट देता है, बीटर टेस्ट देता है। तो हम करते क्या है कि भैया इसमें एक एडिबल एसिड मिला दिए, NaCO3 में, मतलब बेकिंग सोडा हमने क्या कर दिया, एडिबल एसिड मिला दिया, ताकि वो इसके साथ रिएक्ट कर जाए और अपने को जो बीटर टेस्ट मिलता था वो खत्म हो जाए। तो ये पूरी कहानी है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा को सिंपली अगर हीट किए तो आपने यहाँ भी देखा होगा कि Na2CO3 बन गया, मतलब बोला जाए तो ये क्या बन चुका है, वॉशिंग सोडा बन चुका है। ये आपके बेकिंग सोडा का सारा यूज है कि भैया इसको हम एंटासिड जैसा यूज करते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि बेकिंग सोडा बनाने में तो इसका, बेकिंग पाउडर बनाने में तो इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। आगे आते हैं, वॉशिंग सोडा हम देख चुके जस्ट पीछे की कैसे बनता है, बेकिंग सोडा को हीट कर दिया, बन गया अपने पास वॉशिंग सोडा। लेकिन वॉशिंग सोडा जो मेनली होता है उसमें ये 10H2O भी होता है, जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूड करके बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अगर सिर्फ Na2CO3 है तो इसको सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम हो गया, बेसिक नेचर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और इसको हम Na2CO3 जो अपने को Na2CO3.10H2O को हीट करने से मिलता है, इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। मतलब ऐसे बोल लो कि सोडा को जलाने पे जो राख मिला वही है Na2CO3। आगे आते हैं, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, तो ये तरीका है वही, NaCO3 को हीट किया, अपने पास बन गया वॉशिंग सोडा, H2O CO2 बाहर निकल गए। यूजेज क्या क्या है, तो भैया ग्लास सोप इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स Na2B4O7.2H2 इज द बोरेक्स। सुहागा जिसको आप बोलते हैं उसके लिए यूज करते हैं, उसको बनाने में यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्लींजिंग एजेंट घर में साफ सफाई के लिए भी यूज करते हैं, और ये परमानेंट हार्डनेस को हटाने में भी काम आता है। नहीं पता हार्डनेस क्या है,
बस याद रख लो, काम आता है। ये लास्ट क्लास में समझाया था कि वाटर में अगर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड मिले हैं तो हम इसको बोलते हैं वो वाटर जो है वो हार्ड है। ऐसा नहीं कि आइस को बोलना हार्ड वाटर, ठीक है। ये आपके पास है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। चलो ओके, तो यहां तक कहानी थी आपके लास्ट क्लास तक की। मुझे इतना बता दो कोई चीज जो यहां तक में समझ में नहीं आई है। हाँ जी, जिसने भी पूछा था, विश्वास अब क्लियर है सारे? विश्वास भैया क्लियर है नहीं क्लियर है, या अभी भी जादू हो गया? डन है, चलो ठीक है। अब अपन आगे आते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट अपने पास सॉल्ट है और दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं भैया? इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं, दुकान पे जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं? पीओपी। घरों में भी सुने हो कि पीओपी कराना है, वो दैट इज सेम थिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये बनता कैसे है? तो इसको बनाने के लिए इसका जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन करते हैं, एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं CaSO4.2H2O, जिसका प्यारा सा नाम है जिप्सम, ठीक है। इस जिप्सम से क्या करते हैं, इस जिप्सम को लेते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है। जैसे इसको हीट करते हैं तो भैया ये क्या देता है, यहाँ फोर लगाना छूट गया, ये देता है अपने को CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O, यहाँ से वेपर बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। हाफ H2O लिखना क्या है यार, एक सेकंड रुक जाओ। CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2H2O, ठीक है। ये इसका बनाने का तरीका है। यहाँ पे अपने पास बन गया है पीओपी, ठीक है। कोई समस्या? अब बात आती है कि भैया इस पीओपी की खासियत क्या है। तो देखो, पीओपी की खासियत ये है कि अगर आपने इस पीओपी को रिएक्ट करा दिया, ध्यान देना, ठीक है। आयुषी मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पीओपी का फॉर्मूला हो गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको पूरा नाम बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो आधा जो है इसको बोलते हैं, अपने लिए आगे आएगा, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? तो एक कंपाउंड है जिप्सम। जिप्सम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहाँ 2 लगा हुआ है ना, तो इसके लिए बोलते हैं डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट करते हैं तो अपने को मिल जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और 3/2H2O यहाँ से बाहर हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं जिप्सम, और ये जो बन के मिल गया दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही इसका प्रिपरेशन करने का तरीका है। कोई ऐसा जिसको प्रिपरेशन में समस्या है? कोई ऐसा जिसको प्रिपरेशन जादू हो गया, पता नहीं चला ये प्रिपरेशन कैसे हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का? डन है, ठीक है। चलो, तो ये खासियत है प्लास्टर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की खासियत क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की खासियत ये है कि अगर आपने पीओपी में वाटर को मिला दिया, अगर H2O को मिला दिया है, तो भैया ये क्या होता है, ये बहुत हार्ड सब्सटेंस बना लेता है, और एक्चुअल में कुछ नहीं, वापस जिप्सम ही बनाता है, ठीक है। तो ये हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। पहले ये क्या होता है? पाउडर्ड होता है, ये ध्यान रखना। पीओपी क्या होता है? पाउडर्ड होता है ये,
ऐसा नहीं है कि भैया ये पहले से कुछ हार्ड वार्ड होता है, नहीं, ये बिल्कुल पाउडर्ड होता है। और जैसे उसमें पानी को मिला दिया ये हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। अब ये कहाँ देखे हो, तो भैया देखे हो ना, जिन लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो हाथ टूटने में क्या करते हैं ना, कि उसके ऊपर लगाते हैं। देखो एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान दो, ठीक है, इधर देखो, ये ध्यान दो, दिस इज पीओपी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जिप्सम, दिस इज जिप्सम, ठीक है, इस जिप्सम से ये बना दिया गया पीओपी, ठीक है। हालांकि और भी सॉल्ट्स हैं एक ही जैसा दिख रहे हैं ये सारे के सारे, दिस इज वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये देखो ये कैल्शियम सल्फेट है, डन है। तो मतलब इतना सा है कि जो पीओपी है, उस पीओपी में अगर पानी मिला दिए तो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। और उसका यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में, मूर्तियां बनाने में, अपने बोन्स को एक जगह पे शेप में रखने में, बहुत सारे इसके यूजेज है, वो अपन देखेंगे। बट हाँ, पीओपी में अगर पानी मिला दिए तो क्या हो जाता है, हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। चलेगा, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? डन है। चलो अब आगे आते हैं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, अब आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि भैया इसके यूजेस क्या क्या हैं। हाँ बिल्कुल, निखिल, निखिल सीमेंट उतना हार्ड नहीं होता जितना पीओपी होता है, और सीमेंट खुरदरा होता है, रूख मतलब वो रूखा सूखा सा होता है। पीओपी जो होता है ना एकदम प्लेन होता है, ठीक है, एकदम स्मूथ होता है पीओपी, इस ये हार्डनेस की खासियत है पीओपी की, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? पहला यूज मेंटेनिंग ओरिएंटेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर्ड बोन। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है ना कि जब हड्डी टूट जाता है तो पीओपी लगाते हैं, क्यों? ऐसा नहीं है कि वो सही करता है, बस वो ये करता है ना कि आपका हड्डी इधर उधर हिले डुले नहीं, उसको बस पकड़ के रखे रहेगा। अब दिन भर तो अपन पकड़ के रखेंगे तो थोड़ा बहुत हिल हिल डुल जाएगा, पीओपी लगा दिया अब जैसे के तैसे रहेगा। तो पीओपी का काम बस इतना है ना कि वो आपके शेप को रिमेन उसी तरह से, ओरिएंटेशन को वैसे रखता है, उसको हिलने डुलने नहीं देता। यही बस काम है पीओपी का, और कुछ भी काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जादू का मतलब पोटली होता है जो उसमें, या कोई दवा होती है जो उसके थ्रू अंदर में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और अपना हड्डी ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो शेप के जहां पे भी फ्रैक्चर है, उस शेप को वो मेंटेन करने का काम आता है, उसके ओरिएंटेशन को क्या करता है, वो फिक्स करके रखता है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट कहाँ यूज होता है भैया? मेकिंग आइडल्स, मूर्तियां बनाने का काम आता है। बहुत जगह देखोगे तो पीओपी की जो मूर्तियां बनती हैं वो बड़ी स्मूथ बनती हैं, तो ये मूर्तियां बनाने का काम आता है, ठीक है। तीसरी चीज, फिनिश देने का काम आता है घरों में। बोलते हैं ना पुट्टी कराना है, ठीक है, तो घरों में क्या करने का काम आता है, फिनिश देने का काम आता है, ठीक है। स्मूथ टेक्सचर इन हाउसेस, घरों में टेक्सचर देने का काम आता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे यूज हैं। सीलिंग के डिजाइन देने के काम आता है, बहुत जगह देखोगे डिजाइनिंग वगैरह जो यूज करते हैं वहां पे ये काम आता है। तो बेसिकली अपने पास पीओपी ऐसा है जो वर्सेटाइल चीज है, बहुत जगह अपन यूज करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, बहुत सारे काम है यार, इसके स्ट्रक्चर्स बनाने का काम आता है, गैप्स भरने के काम आता है, तो बहुत सारे।
लास्ट में मैं ऐसे सिंपल में लिख देता हूँ, मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिलिंग गैप्स। ठीक है, तो ये सारे काम है अपने पीओपी के। ठीक है, चलेगा, डन है। और उसको एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये सारे काम है पीओपी के। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। मैं छोटा छोटा करता हूँ, ग्रुप में भी आपके डाल ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से लिख लो यार, क्योंकि इसको डालने में ना आज थोड़ी समस्या होगी मेरे को। तो इसको हैंड टू हैंड आप लिख लो। ठीक है, आज ग्रुप में नहीं डाल पाऊंगा मैं, तो आप हैंड टू हैंड लिखते चलो आज। ठीक है, तो ये पूरी पूरी कहानी हो गई आपकी पीओपी की। चलेगा, कोई ऐसा जिसको पीओपी समझ में नहीं आया, जादू वादू हो गया, कोई ऐसा है? डन है। कास्ट बनाने का काम आता है, स्ट्रक्चर कास्ट इज द सेम थिंग। ठीक है, और जैसे होता है ना, मतलब कास्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आपको शेप देना है, किसी मेटल को शेप देना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले कास्ट बनाते हैं, फिर उसमें उस मेटल को मेल्ट करके डालते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारे यूजेस हैं आपके पीओपी के। अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है, पहले ये समझ लो, वाटर मॉलिक्यूल्स trapped between trapped between ions of any formula unit। ठीक है, बहुत सारे अपने पास कंपाउंड जो है ना, जैसे अभी भी देखे हो, जैसे पीओपी था, जैसे अपने पास वॉशिंग सोडा था, तो वहां पे देखे ना कि वो जो 10H2O था, यहाँ पे देखे ये हाफ H2O है, तो ये सारे क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। होता क्या है कि जो सॉल्ट के जो जगह, मान लो अपने पास क्या है कि जैसे कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब कुछ ऐसा, इसको समझना, ये बड़ा मतलब मजेदार सा चीज है। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ कि देखो एक आयन है कैल्शियम का, ये मान लो, ये एक सल्फेट का अपने पास आयन है इसके साथ। ठीक है, नीचे में उसी तरह से बना लो, एक कैल्शियम का आयन और एक सल्फेट का आयन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है ना, कि इन दोनों के बीच में एक H2O मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है। तो हो क्या रहा है कि दो आयंस, मतलब दो कैल्शियम सल्फेट के बीच में एक H2O मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि दो के बीच में एक ट्रैप्ड है, मतलब एक के साथ, अगर मैं एक कैल्शियम सल्फेट की बात करूं, तो एक के साथ H2O कितना आएगा, हाफ आएगा। तो इसलिए इसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, तो ये जो वाटर जो ट्रैप्ड है इनके बीच में, जो आयंस के बीच में वाटर ट्रैप्ड है, हम इसी को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बात यह था कि इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो बहुत फर्क पड़ता है। कैसे फर्क? ऐसे पड़ता है कि जिप्सम को देखो, कि जिप्सम जब था उसमें 2H2O था तो बहुत हार्ड था, लेकिन हाफ H2O आने के बाद वो पाउडर्ड हो गया, और उसमें पानी मिलाए थे ना तो हार्ड बन गया। क्यों? क्योंकि उसने वाटर को ट्रैप कर लिया। तो वाटर के ट्रैप करने से उसके हार्डनेस में फर्क आई, पहली चीज। दूसरी चीज की कलर में बहुत जबरदस्त का फर्क आता है, हमेशा नहीं आता बट नॉर्मली बहुत बार देखने को मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, जैसे अब जिप्सम वाले केस में तो नहीं मिला, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट जो है, जो आपके पास मतलब जिप पीओपी हो या उसको सेटल होने के बाद जो बन गया, जो ऊपर में जो सॉलिड बन गया, दोनों का कलर व्हाइट ही होता है। लेकिन इसी तरह का एक सॉल्ट होता है ये कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, दिस इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट में भी क्या होता है ना, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं एक, ये पूरे एक फॉर्मूला यूनिट के साथ में। अब जैसे ही अगर इनको आपने बाहर निकाल दिया, तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो पहले कलर ब्लू था, इसको अगर आपने हीट कर दिया, तो भैया इसका जो कलर होता है वो हो जाता है व्हाइट। तो हुआ क्या? तो
अपने पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से दो चीजें तो अपने को देखने को मिली। एक तो कलर की प्रॉपर्टी आती है, दूसरी हार्डनेस वाली चीज में भी फर्क पड़ता है। हार्डनेस आपका चेंज हो सकता है, बढ़ना घटना इज अ डिफरेंट थिंग, बट हार्डनेस में भी फर्क पड़ता है। मुझे इतना बता दो किसको किसको ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में नहीं आया और ये जो दो चीज बताई ये समझ में नहीं आई, जल्दी से। कोई ऐसा जिसको ये हार्डनेस वाली या कलर वाली चीज समझ में नहीं आई? राघवेंद्र बोलो बच्चा, क्या समस्या है, बोलो। सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बता दीजिए एक बार और। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो, अपने पास जो भी आयंस हैं उन आयंस, अच्छा एक बात बता भाई मेरे, अगर मेरे पास जैसे देख, अगर मैं बहुत छोटा सा भी, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा मैं कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले लूं, इतना छोटा सा क्रिस्टल का मतलब क्या है, सिंपल सा समझिए, इतना छोटा सा कॉपर सल्फेट का एक मतलब सेट ले लिया, इतना छोटा सा एक पत्थर ले लिया कॉपर सल्फेट का, तो होगा क्या कि वहां पे एक कॉपर सल्फेट का जो आयन, एक कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला यूनिट होगा, ऐसे समझ ले कि भैया एक कॉपर +2 और एक SO4 2- के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे? 5 वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके कॉपर सल्फेट के साथ में है, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। होता क्या है कि जब ये क्रिस्टल बनता है तो उनके बीच में वो क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, बीच में आके वो अटक जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया है मैंने बना के कि कैल्शियम सल्फेट के बीच में कैसे अटका हुआ है, वाटर अटका हुआ है। उसी तरीके से अपने पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट में और भी बहुत सारे सॉल्ट है जिसमें बीच में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं। उसी चीज को, ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल को ही हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलेगा? कहाँ गया राघवेंद्र? क्लियर है अभी भी जादू है भाई, ये बता दे कहाँ गया राघवेंद्र, बोलो बच्चा। सर क्लियर है अब। हाँ आप क्लियर है, ठीक है। तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बियर करते हैं। दो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई इसके वजह से आती है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो अपने को बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पहला CuSO4.5H2O गेट्स ब्लू कलर। इसमें ब्लू कलर ही क्यों आता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ही देन है, ठीक है। और आपका जो जिप्सम है वो, सॉरी पीओपी जो है वो हार्ड क्यों हो जाता है, पीओपी बिकेम हार्डर आफ्टर एब्जॉर्बिंग H2O। H2O को एब्जॉर्ब करके पीओपी हार्ड क्यों हो जाता है, उसका भी रीजन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या चीज होता है, तो दो चीजें अपने को बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं, पीओपी का हार्ड हो जाना और अपने को कॉपर सल्फेट का कलर दिखना। उसको हीट कर दोगे कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट को हीट जैसे ही करोगे वो अपना कलर क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ तो बताया देता हूँ मैं, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर भी बताया था। हीटिंग ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O leads to कलर चेंज। ठीक है, अब ये क्यों होता है भैया, तो अपने को पता है क्यों होता है। CuSO4.5H2O, इसको जैसे ही आपने हीट किया है तो भैया इस भाई साहब ने अपना क्या कर दिया, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो ये CuSO4 बन गया और साथ में क्या बन गया, H2O के 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो गैसियस फेज में यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, लॉस्ट
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और इस वजह से ये क्या हो गया भैया, तो ये ब्लू कलर का जो भैया ये थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए, व्हाइट में कन्वर्ट हो गए। चलेगा, मुझे इतना बता दो किसी को समस्या है तो, ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये चीज देख सकते हो। देखो यहाँ पे गौर फरमाओ, यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखो। ये अपने पास कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ठीक है। जब ये वाटर इसमें था, जैसे इसको हीट किया, ये इसका कलर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। क्यों? क्योंकि इसने वाटर को लूज कर दिया। एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि साइड साइड में अपने को वेपर, साइड साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं? भैया साइड साइड में ये जो अपने पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट इधर 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 क्यों दिखता है? वो इसलिए दिखता है भैया, क्योंकि जो वाटर इसने लूज किया था, वही वहां पे क्या हो गया, कंडेंस हो गया है। तो भैया ये जो वाटर जो 5H2O जो लूज करता है, उस 5H2O का देन है, कहाँ गया, हाँ, ये जो 5H2O है, ये 5H2O आपके पास कहाँ कलेक्ट हो जाता है, तो वहां पे टेस्ट ट्यूब के साइड में कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टेड ओवर टेस्ट ट्यूब। अब ओवर बोल लो या बगल में बोल लो, इट्स योर चॉइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना बता दो, इस पूरी कहानी में कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई तो फटाफट बोल दो। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई तो जल्दी बोल लो कि भैया ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, ये कलर कहाँ लिखा हुआ है, चेंज कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा चिपका के लिखता हूँ। हाँ जी, कोई ऐसी चीज जो जादू हो गई है? इतने में कोई ऐसी चीज जो जादू हो गई है बच्चा, तो फटाफट बता दो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो। क्लियर है सब कुछ? डन है, ठीक है। बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बियर करते हैं, जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। तो उनके एग्जांपल्स कुछ आपके सामने में है, सबको यही याद करना है। ये कॉपर सल्फेट वाला जस्ट मैंने आपको बता दिया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसका कॉमन नेम है ब्लू विट्रॉल। कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। जैसे अपने पास था ना बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, उसी तरह से इसको ब्लू विट्रॉल। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट में भी क्या होता है, 7H2O मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं। जिप्सम में अपने को पता है कि भैया 2H2O मॉलिक्यूल होते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ग्रीन विट्रॉल इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सेम ऐसा ही जैसा मैग्नीशियम का होता है, इसमें भी 7 वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं। उसके बाद अपने पास होता है व्हाइट विट्रॉल, दैट इज जिंक का विट्रॉल। उसका कलर, उसका फॉर्मूला होता है 7 ZnSO4.7H2O। तो ये देखो, ये विट्रॉल, ये और ये, इन तीनों में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हैं, 7 7 एंड 7। बस कॉपर में है 5। ये तो अपने को ऐसे भी याद रहेगा 2। चलेगा, कलर याद रख सकते हो। ब्लू विट्रॉल कॉपर का होता है, ग्रीन जो होता है वो आयरन का होता है, व्हाइट जो होता है वो जिंक का होता है। विश्वास बोल रहा है IUPAC क्या होता है? IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में केमिस्ट्री में क्या हो रहा है उस पर नजर रखता है, वो अपने ओपिनियंस देता है और उन रूल्स को लोग मानते हैं कि भैया ये चीज अपने को माननी है। जैसे WHO वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री पे सिर्फ काम करता है, दैट इज IUPAC। चलेगा, कोई ऐसा जिसको यहां तक समस्या है तो मुझे बता दो कि ये जादू हो गया है, समझ में नहीं आया। इसको नोट कर लो और इसको भी नोट कर लेना। इसको नोट करो पहले फटाफट, ये पूरी कहानी नोट कीजिए बच्चा। बड़ा कर देता हूं मैं, वैसे तुम जूम कर सकते हो, फोन पे जूम करके इसको फटाफट नोट कर लो। नोट कर लो या जो भी स्क्रीनशॉट लेना, बट ऐसे लेना ताकि समस्या ना हो लिखने में, वरना पता चला कि बाद में पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ था। फिर से बताओ, ये हो सकता है ऊपर वाला ना दिखे, इसलिए मैं यहाँ बड़ा थोड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलेगा, चलो लिख लो इसको फटाफट, नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे आएंगे। चलेगा, बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो ये अपने पास प्रॉपर कहानी हो गई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, क्या होता है, कैसे होता है, इन सब पे चर्चा हो गया, ठीक है। ये आप इनको भी नोट कर लीजिए, ठीक है।
फटाफट नोट कर लो इनको। कर लिया नोट? चलो ठीक है। सो यहां तक हो चुका है आपका ये पूरा चैप्टर। मैं आज पहले बता दे रहा हूँ, आपके ग्रुप में आज नहीं जाएगा पीपीटी में, ये पीपीटी नहीं भेजूंगा मैं, कोई पीडीएफ नहीं जाएगा। किसी को कोई समस्या इस पूरे चैप्टर में तो पूछ लो, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेटल्स नॉन मेटल्स। कोई ऐसा जिसको इस पूरे चैप्टर में समस्या है, कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आई, कोई एनसीईआरटी की चीज जो समझ में नहीं आई, या किसी अदर बुक की चीज को जो समझ में नहीं आई, तो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, पूछ लो फटाफट, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया है। डन है? पीएच स्केल, श्रुति, पीएच स्केल इज सिंपली, पीएच मेजर करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। पीएच स्केल में अगर आपका रेंज जो है वो 0 से 7 के बीच में आता है तो हम बोलते हैं वो चीज एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि बेसिक है। ठीक है। अब पीएच स्केल में एक चीज जो अपने को ध्यान रखनी है कि पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, पीएच जितना ज्यादा उतना ही कम एसिडिक। ठीक है, मतलब एसिडिक के रिस्पेक्ट में बोलो तो पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। सिंपल सा बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, एक का पीएच है 3, सॉरी, एक का पीएच है 3 और एक का पीएच है 5, बोला एसिडिक कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो जिसका पीएच 3 होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। पीएच कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बेस में उल्टा हो जाता है, पीएच ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा, पीएच कम बेसिसिटी कम। मान लो एक बेस है जिसका पीएच है 13 और एक बेस है जिसका पीएच है 12, तो बोला गया ज्यादा बेसिक कौन, स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन, बोलेगा 13 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। चलेगा? कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड उन एसिड्स को बोलते हैं पूजा जो कार्बन के एसिड्स होते हैं, कार्बन से बने, जैसे ऑक्जेलिक, टार्टरिक, लैक्टिक, ये जितने मेलेनिक, मेलोइक, फॉर्मिक, मेथानोइक, एथानोइक, ये जितने भी एसिड्स हैं दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। एक इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड होता है ऑर्गेनिक एसिड में, जो कार्बन का तो होता है लेकिन ऑर्गेनिक एसिड नहीं बोलते, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को हम और इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फर का एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये सारे जितने एसिड्स हैं दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड्स। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो, कि कोई और भी चीज जो समझ में नहीं आई, जादू हो गया। और कोई डाउट? पूजा क्लियर है ये सारे एसिड्स वाली चीज? अच्छा, हाइड्रो और ऑक्सी एसिड मैंने ध्यान नहीं दिया यार। ठीक है, ओके। हाइड्रा एसिड्स अंशु उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन के वजह से जिनमें एसिड्स आते हैं, जैसे अपने पास है HCl, HBr, HI, ये सारे इनको हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, और ऑक्सी एसिड जैसे HClO4, ठीक है, HiO3, इनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, मतलब जो ऑक्सीजन की वजह से जिनमें एसिडिक कैरेक्टर आता है। होता तो उसमें भी H+ ही है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। बच्चा ये पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, साथ में CO2 बनाएगा, साथ में H2O बनाएगा। बाई कार्बोनेट के साथ भी सेम कहानी है, कोई डिफरेंस नहीं है। और कोई डाउट किसी का? डन है? चलो वेरी गुड। ठीक है, सो अब अपन और कोई डाउट है पूछ लो, ऐसा नहीं है डन है मैंने बोल दिया तो बस डन है, पूछ सकते हो, कोई मना नहीं है।
तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। कोई डाउट? और कोई डाउट किसी का? पूजा, बोलिए पूजा। सर ओनियन का नेचुरल ऑनियन का पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। बस मेरे को पता नहीं क्या ये। चलो ठीक है, एनीवेज आप क्वेश्चन अपने बाद में पूछ लेना। आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे तक। अनियन का नेचुरल कलर, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। घर में प्याज है, जाओ उठाओ, देखो उसका कलर कैसा है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता मैं। ठीक है। विच गैस चेंज, यार राघवेंद्र देख, एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसको लाफिंग गैस तो बोलते हैं, बट वॉइस चेंज करने वाला देखना पड़ेगा यार, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं है। चलेगा। अच्छा ये क्वेश्चन शायद किसी ने पूछा भी था मुझसे और भी। राघवेंद्र आपने पूछा था क्या? व्हाट्सएप पे शायद किसी ने पूछा था, फिर मेरे को ध्यान में से उतर गया, स्लिप ही हो गया मैं। अभी मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे को याद आया, क्या ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से शायद। आई एम नॉट श्योर। राघवेंद्र आपने पूछा था? अच्छा ठीक है यार, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं मतलब मैं देख लेता बट मेरे को ध्यान नहीं रहा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में से मिस हो गया मेरे। चलो, गूगल कर ले भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो गूगल भी कर सकते हो क्या है? मतलब ये रट्टा मार वाले, ये होता है, ये होता है, ये होता है, अरे वो तो ऐसे भी देख सकते हो। चलो ठीक है, एनीवेज अब अपन स्टार्ट करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज भैया, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है अपने लिए। ठीक है, तो देखो मेटल्स किसको बोलते हैं। तो बचपन से अपने को ये पढ़ाते आए गए हैं कि मेटल्स क्या होते हैं भैया। मेटल वो जो चमकते हैं, देखो ये बना के भी दिया है, ये सोने जैसी चीज है वो मेटल है, और ये जो हीरा है वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ से याद रख सकते हो कि सोना जो होता है वो मेटल होता है, हीरा जो होता है वो नॉन मेटल होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने को बचपन में पढ़ाई गई थी, जैसे पहली चीज कि मेटल्स स्ट्रांग होते हैं, मैं लिख नहीं रहा अभी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वीक होते हैं, स्ट्रेंथ उनका कम होता है। सारे स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या कोई भी स्ट्रेंथ की बात कर लो, टेंसाइल का मतलब होता है उनको खींचना। खींचोगे तो नॉन मेटल्स आसानी से टूट जाएंगे, लेकिन मेटल्स आसानी से नहीं टूटेंगे। उसके बाद मेटल्स स्ट्रांग वाली चीज हो गई। दूसरी चीज कंडक्टिविटी, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नॉर्मली। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नॉर्मली। हीट के भी लिए भी मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। मैं लिख नहीं रहा इसको अभी, रुक जाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारी चीजें, जैसे लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? चमकना। चमक किसमें मेटल्स में आता है? तो भैया सारे मेटल्स हमने को पता है कि वो लस्टरस होते हैं, चमकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नॉर्मली नहीं चमकते। ठीक है, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें चमक नहीं होता। आयोडीन इज द एक्सेप्शन, आयोडीन को हटा दो। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होता है, शाइनिंग होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि उसको अगर हम पिटेंगे, जैसे ये इसको चाहे बेल है, घंटी जो है, उसको घंटी की आवाज होती है वो घन करके सुनाई देती है, लेकिन किसी वुड की या किसी कोई भी ऐसी नॉन मेटेलिक चीज की वैसी आवाज नहीं आएगी। ग्रेफाइट को, डायमंड को टकराओगे तो भैया वो वैसा आवाज नहीं देते। राघवेंद्र बोलता है कि मेटल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। राघवेंद्र ये बिल्कुल गलत है, सारे मेटल नहीं होते। बोल सकते हो कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपने पास मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है सही है, बट आयरन के लिए सही है, कोबाल्ट के लिए, निकल के लिए सही है, सबके लिए सही नहीं है, इसलिए ये जनरल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स के लिए मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या है? दे धड़ाधम उसको मार दो हथौड़ा से, वो चपटे हो जाएंगे, शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अपने पास नॉन मेटल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली हम उनको ओर्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत मतलब ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी नहीं है, ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स को नॉर्मली हम ओर्स से उनको एक्सट्रैक्ट नहीं करते।
तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी हो गई जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब जो उनके फिजिकल नेचर, अपीयरेंस, इन चीजों पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद मेटल्स की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है इन कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स नॉर्मली, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स गैसियस होते हैं। इसका भी एक्सेप्शन अपने पास है, जैसे कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है तो मर्क्यूरी, कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है तो ब्रोमीन। तो ये पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी की कहानी हो गई मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो चलो भैया एक स्टेप आगे आते हैं, और ये आपके पास कहानी है मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की, ठीक है। देखो भैया ध्यान दो, मेटल्स में क्या होता है, लस्टर होता है, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है। थोड़े एक्सेप्शन इसके कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मतलब उसको पीट पीट के शीट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके बगल में सारी प्रॉपर्टी का मीनिंग लिखते जा रहा हूँ जो आपको बचपन से सिखाया गया है। शाइन, इसका मतलब क्या है, इजी टू फॉर्म शीट बाय हैमरिंग। हैमरिंग करके हथौड़ा मार के उसको शीट बना सकते हो। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, क्या होता है भैया डक्टाइल का मतलब, तार बना सकते हो, वायर बना सकते हो, ठीक है। कैन बी, नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं है, कन्वर्टेड टू वायर्स, ठीक है। टेंसाइल का मतलब क्या हुआ, सिंपल, उसको खींचोगे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रांग होता है सिंपल, इसका मतलब क्या है, स्ट्रांग होना, इन शॉर्ट समझ लो। सोनोरस का मतलब क्या है, साउंड, स्पेशल साउंड, स्पेशल साउंड। और कौन सी प्रॉपर्टी भैया देखें, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कंडक्टर, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टर किसका, तो भैया दोनों का, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों का ही कंडक्टर होता है। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये होते हैं, ये होते हैं, ये नहीं होते, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है अपने पास, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, चलेगा। थोड़े बहुत और एक्सेप्शन पे बात, हाँ एक और चीज, स्टेट, ये नॉर्मली स्टेट में बात करें, नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, जनरल, ये ध्यान रखना, जनरल स्टेट। तो भैया जनरल स्टेट इसका क्या होता है, सॉलिड, और इसका क्या होता है, गैसियस। लिक्विड में दोनों का एक्सेप्शन अपने पास एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के तौर पे Hg, दैट इज मर्क्यूरी, Hg को बोलते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। और गैस का एक्सेप्शन यहाँ पे कौन सा, लिक्विड ही होता है, इसका भी ये हो गया लिक्विड, ध्यान रखना, दिस इज लिक्विड, ओके। और गैस के लिए ये भी गैस में होते हैं नॉर्मली, लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो किस में होता है, लिक्विड होता है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक्सेप्शन ही है, चलेगा। कोई ऐसा जिसको इस पूरी कहानी में समस्या, तो मुझे बता दो कि भैया ये पूरी कहानी समझ में नहीं आई, नहीं आई, जादू हो गया, जल्दी बोलो। कोई ऐसा जिसको इस पूरी कहानी में समस्या है, मैं फिर से बता, रिवाइज करा रहा हूँ। लश्चर, चमकना, मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता। मैलिएबल, हथौड़ा मार मार के सीट बना देना, मेटल का हो सकता है, नॉन मेटल का नहीं हो सकता। डक्टिलिटी, तार मेटल के बन सकते हैं, नॉन मेटल के नहीं बन सकते। टेंसाइल, मतलब उसको खींचोगे तो बहुत स्ट्रांग होता है, मेटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, नॉन मेटल्स उतने स्ट्रांग नहीं होते। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करना, मेटल्स में होते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होता, ठीक है। कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो तार कभी ऐसा नहीं होता कि तार कभी आपको ब्रोमीन का बन जाए, तार कभी आपको किसी और चीज का बन जाए, किसका बनता है, मेटल का बनता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट, स्टेट कौन सा स्टेट, तो भैया मेटल्स जो होते हैं यूजुअली वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैसियस में होते हैं, चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, प्लास्टिक क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है,
प्लास्टिक इज अ मेटल और नॉन मेटल? ये प्लास्टिक मेटल है नॉन मेटल है? प्लास्टिक इज अ मेटल और नॉन मेटल? प्लास्टिक, वुड, वुड क्या है, मेटल है नॉन मेटल है? ग्लास, ये जो चश्मा मैंने पहना है ग्लास, ये मेटल है नॉन मेटल है? वुड इज नॉन मेटल, क्या बात है, क्या बात है। भाई लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, कृपया करके, मेटल्स नॉन मेटल्स एलिमेंट होते हैं हमेशा। ये एलिमेंट भैया, एलिमेंट के पार्ट है मेटल और नॉन मेटल, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। एलिमेंट जो होते हैं इनके पार्ट हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मैंने वुड बोला, प्लास्टिक बोला, ये सारे कंपाउंड हैं, और कंपाउंड मेटल नॉन मेटल नहीं हो सकता है। एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसका मतलब चाहे वुड हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे ग्लास हो, दीज, हमें लगता है कि ये नॉन मेटल, हमारे दिमाग में आता है अच्छा ये तो नॉन मेटल है, दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, दीज आर कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल नहीं होते। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम क्या है, मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। इसकी पूरी की प्रॉपर्टी क्या है, वह पूरा कंपाउंड है, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को ध्यान रखना कि हम ये जितनी चीजें मैंने बताई, वुड, प्लास्टिक, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कंपाउंड्स होते हैं मेरे भाई लोग, वो मेटल नॉन मेटल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे मेटल नॉन मेटल का क्या हो गया, मेटल का एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। नॉन मेटल के एग्जाम्पल आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन छोड़ दिया, एक्सेट्रा। कभी इन सभी नॉन मेटल में देखो तो कभी यहाँ पे तुमको दिख रहा है प्लास्टिक लिखा हुआ, कभी कुछ और लिखता है? नहीं। नॉन मेटल या मेटल दोनों ही क्या है अपने पास, तो दोनों ही अपने पास एलिमेंट के क्या है, क्लासिफिकेशन है। मुझे इतना बता दो, यहां तक किसी को समस्या है, कोई चीज जो समझ में नहीं आई, जादू वादू हो गया तो मुझे बता दो, ये पार्ट समझ में नहीं आया है। हाँ बिल्कुल निखिल, फास्फोरस रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। फास्फोरस इज P4, वो रूम टेम्परेचर पे बर्न होने में कैपेबल है, कैपेबल है, जरूरी नहीं हमेशा बर्न हो जाए। उसके बहुत सारे आइसोटोप्स भी होते हैं, वो आइसोटोप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी कहानी कैसी चलेगी। ठीक है, कोई ऐसा जिसको इस पूरी कहानी में समस्या है? चलो नहीं समस्या है तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, इसको फटाफट नोट डाउन करो। कोई चीज जो समझ में नहीं आई है इसको फटाफट कॉपी में लिख लो, आज कोई पीडीएफ नहीं जाएगा ग्रुप में, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको नोट डाउन करो पूरे को, इस पूरे चार्ट को नोट डाउन करो, अगले क्लास में आगे की बात करेंगे। जल्दी करो भैया, हो गया सबका नोट डाउन? कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या है? हाँ जी।
वंस अगेन चार्ट रिवाइज करा दूं, ठीक है। श्रुति सबसे मैं एक एक करके कर रहा हूं। पहला लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक होना, मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता। मैलिएबल, हथौड़े से मार के शीट बना देना, पतली पतली चादर, चादर बोलते हो समझते हो ना लोकल लैंग्वेज, चदरा बना देना, वो मेटल्स के बनते हैं, नॉन मेटल्स के नहीं बनते। कार्बन का ले लो, डायमंड को ले लो, एक हथौड़ा मार दो, या तो वो टूट जाएगा या वैसे को वैसे रहेगा, हालांकि टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आते हैं। मैं लेकिन अगर गोल्ड पे मारोगे तो क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। डक्टिलिटी, गोल्ड का तार बन सकता है, डायमंड का कभी ऐसे देखो क्या गोल सा रिंग बना हुआ, नहीं, डायमंड उस पर चिपकाया हुआ रहता है, लगाया हुआ रहता है, तो डायमंड को गोल नहीं कर सकते। गोल्ड तो भैया गोल्ड ही होगा, सिल्वर ही होगा, कॉपर ही होगा, उसका पूरा रिंग तो नहीं बनेगा। मेरा सोने का डायमंड भी अधूरा है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, या प्लेटिनम के बिना अधूरा है, ठीक है। डक्टिलिटी तो हो गया, मतलब तार जो बनता है वो किसका बनता है, मेटल्स का बनता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स को ऐसे खींचोगे तो वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, वो खिंच जाएंगे, नॉन मेटल्स टूट जाते हैं। अगर ग्रेफाइट को लो, ग्रेफाइट को जोर से खींच दोगे तो ग्रेफाइट टूट जाएगा। पेंसिल का जो, पेंसिल के अंदर में जो लीड होता है जिसको लेड बोलते हैं, एलईडी जो, सॉरी एलआईडी जो वाला जो लीड होता है, वो क्या होता है, टूट जाता है, या एलईडी जो भी बोलना चाहते हो बोल लो उसको, वो टूट जाता है, ठीक है। टेंसाइल वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ओके। सोनोरस, मेटल्स को बेल जो बजता है उसका आवाज अलग है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज बज रही है, वुड वगैरह टाइप की कोई चीज बन रही है, उसकी आवाज अलग है, तो मेटल्स का आवाज ही कुछ अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंडक्टर, मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। अपने को पता है कि लकड़ी का अपन क्या बनाते हैं, हैंडल्स बनाते हैं खाने बनाने वाली चीज में, या प्लास्टिक के हैंडल्स बनाते हैं, क्यों, क्योंकि भैया वो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जनरल स्टेट मेटल का क्या होता है, तो जनरली मेटल सॉलिड में होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैस में होते हैं जनरली। हालांकि एक्सेप्शन क्या है इसका, आप सबके एक्सेप्शन भी बात करेंगे। तो अपने पास मर्क्यूरी, एच जी क्या होता है, एच जी इज मर्क्यूरी, चाहो तो पूरे लिख लेना एच जी की जगह पे, वो लिक्विड में होता है। और ब्रोमीन दैट इज Br2, वो किस में होता है, लिक्विड में होता है। वो ब्रोमीन इज नॉन मेटल और मर्क्यूरी इज मेटल। मर्क्यूरी कहाँ यूज होता है, थर्मोमीटर में, ठीक है। थर्मोमीटर देखो ना आप, तो डिजिटल आने लगा, पहले जो ऐसे करके ऐसे घूम घुमा कर देखते थे, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ग्लस्टर का एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, उनमें क्या होता है, चमक होता है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद अपने पास मेलिएबल पे नहीं जा रहे हैं, मेलिएबल कार्बन फाइबर आपको नहीं पता है, उसको छोड़ दो। डक्टिलिटी की बात करें तो भैया डक्टिलिटी में नॉर्मली आपको कोई एक्सेप्शंस देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कार्बन फाइबर वाली चीज को मैं इग्नोर मार के चल रहा हूँ। उसके बाद अपन बात करें जो बहुत काम का एक्सेप्शन है, वो है अपने पास इसके बारे में, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, कंडक्टर के बारे में। ग्रेफाइट जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स मैक्सिमम ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर नहीं होते, बट ग्रेफाइट उसका क्या है, एक्सेप्शन है, वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, वो क्लास, एक क्लास जब आपका कार्बन कंपाउंड चलेगा तो उसका रीजन भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सोनोरस की कहानी ऐसी है कि सोनोरस बस मेटल्स में आपको साउंड आएगा, नॉन मेटल में नहीं आएगा। एग्जांपल नॉन मेटल का आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। पीरियडिक टेबल में राइट वाले जो है वो नॉन मेटल है, जब पीरियडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा, राइट वाले नॉन मेटल, लेफ्ट वाले मेटल। बीच में थोड़े बहुत क्या होते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मीनियम, दीज आर मेटलॉइड्स। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया, जल्दी बोलो भैया। अभी भी कोई ऐसा है जिसको इन सब में समस्या है, कोई चीज जादू हो रही है, डन है, चलो ठीक है। तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है तो रुक के पूछ सकते हो, बाकी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का डाउट है तो रुक के पूछ सकते हो, बाकी जा सकते हो। चलो ठीक है, किसी का डाउट नहीं है तो मैं सेशन को द एंड करता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आई गेस लिख लिए होगे, चलो ठीक है।